बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं के चैप्टर 2 वसंत बुक है हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व वाहन के रूप में भी देखा है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? इसका आंसर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। यह नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी है। यह नदियां सुंदर व लुभावनी लगती है। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? इसका उत्तर है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि वह युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। यह हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता होती है। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला चाहती है, उसी तरह नदियाँ भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद जगत का कल्याण करती है। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन चीज़ों की प्रशंसा की है? इसका उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने इनके अनुपम छटा की, इनसे निकलने वाली नदियों की, अठखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़ सरों, चिनार, सफ़ेदा, केलर से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अब लेख से आगे का प्रश्न नंबर 1 है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो इसका उत्तर है, डॉक्टर परशुराम शुक्ल अपनी कविता नदी में नदी का वर्णन सहनशील, संघर्षशील, संपन्न भावना से प्रेरित, कठिनाइयों का डट कर सामना करने वाली स्त्री के रूप में करते हैं, लेकिन नागार्जुन इस पाठ में नदी को माँ, बेटी, प्रेयसी व वाहन के रूप में देखते हैं। सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपनी कविता हिमालय में हिमालय का विवरण भारत के मुकुट व सम्मान के रूप में किया है। लेखक नागार्जुन इस पाठ में हिमालय को एक पिता के रूप में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। इसका उत्तर है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय में उन्होंने भारत व हिमालय के गहरे संबंध का विशाल और शक्तिशाली रूप एवं हिमालय का मूल उत्तर से दक्षिण तक फैले होने का विवरण किया है। लेखक नागार्जुन ने इस पाठ में हिमालय को पिता के रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा प्रश्न है, यह लेखक 1947 में लिखा गया था। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? इसका उत्तर है, 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही है, लेकिन
अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव सहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। चौथा प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। इसका उत्तर है, पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, यानी कि देव का आत्मा। अनुमान और कल्पना करना है, ठीक है। प्रश्न पहला है आपका, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। इसका उत्तर है, नदियां पुत्र के समान हमारा पालन पोषण अर्थात जीवन रक्षण करती है, अतः हम नदियों को माँ कहेंगे। नदियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, परंतु ये योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो रही। नदियों के संरक्षण के लिए मेरा सुझाव यह है कि माता तुल्य नदियों की रक्षा हम स्वयं करें। इसके लिए नदियों में कचरा न डालें, कारखानों का अपशिष्ट नदियों में प्रवाहित न करें तथा शवों को नदियों में प्रवाहित न करें। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि नदियों की स्वच्छता के लिए ठोस कदम उठाए। दूसरा प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। इसका उत्तर है, नदियाँ प्राकृतिक जल स्रोत है जो हमें अपना अमूल्य जल प्रदान करती हैं। नदियों से हमें पेयजल मिलता है तथा फसलों की सिंचाई होती है। नदियों पर बने बांधों के माध्यम से बिजली उत्पादन होता है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी बिजली से अनेक कारखाने, रेलगाड़ियाँ, एसी, कूलर, टीवी, कंप्यूटर, पंखे आदि चलते हैं, जिनके बिना हमारे दैनिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। नदियाँ मछुआरे, नाविक, किसान आदि अनेक लोगों की आजीविका का साधन है। नदियाँ अनेक जलीय जीवों को शरण देकर उन्हें जीवन प्रदान करती है। नदियों का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। लोग अनेक अवसरों पर नदी स्नान करते हैं। नदियों में नौका विहार का आनंद अद्भुत होता है, अतः ये परोपकारी नदियाँ सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। भाषा की बात है। पहला है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण दें, कौह सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती है। कौह माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता है। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। इसका उत्तर है, कौका लाल किरण सी चोंच खोल चुगते, तारक अनास के दाने। कौह लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते। गौह बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। गौह काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। गौह दादी माँ मुझे शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा प्रश्न है आपका,
निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे क है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। ख है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढते हैं। उदाहरण देखिए, क है, बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। ख है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ग है, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। और घ है, हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अंग और संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। तीसरा है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। विशेषण और संज्ञा का, ठीक है। विशेषण एंड विशेष्य। देखिए, संभ्रांत का है महिला, ठीक है, संभ्रांत महिला। चंचल का है नदियाँ क्या चंचल रहती है। समतल आंगन। घना होता है जंगल। मूसलधार क्या बारिश। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम यानी कि शब्दकोश शैली में लिखिए। इसका उत्तर है, वर्णमाला क्रम में लिखे द्वंद्व समास के उदाहरण। क है, छोटी बड़ी, तो इसका और लगाना है, छोटी और बड़ी। ख है, दुबली पतली, तो दुबली और पतली। ग है, माँ बाप, तो माँ और बाप। पांचवा प्रश्न है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, तो दिन भाववाचक। क देखिए, नव वन, तो जातिवाचक संज्ञा। याद गया, याद का दया, तो भाववाचक संज्ञा। जग का जातिवाचक संज्ञा। उल्टा कर लिखना, धारा का राधा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताल लता जातिवाचक संज्ञा। छठा प्रश्न, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे वेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। इसका उत्तर है, सतलज का सतद्रुम। रोपड़ का हो गया रूपपुर। झेलम का हो जाएगा वितस्ता। चिनाब का हो गया चंद्रभागा। अजमेर का अजमेर मेरू। बनारस का बनारसी।